गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, देखो ये क्विज़ प्रतियोगिता टाइप चलता है। इसके ऊपर महात्मा गांधी ने किस स्वतंत्रता सेनानी को उनके उत्साह प्रतिबद्धता के लिए तूफानी बहन, यही इम्पोर्टेंट हो गया, तूफानी बहन किसको कहा गया, मतलब संबोधित किया। तो वे दिल्ली की बिरला मिल में मज़दूरों की हड़ताल का आयोजन करने वाली पहली महिला थी। मतलब मज़दूर को आगे बढ़ाने के लिए उनको समस्या होगी उनके लिए। तो सत्यवती देवी इसका आंसर है। सीधा यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बनाएगी। सत्यवती देवी 1930 में 23 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गई। 23 वर्ष, महज 23 ईयर्स, ओनली 23 ईयर्स। वो एक ओजस्वी वक्ता थी। अच्छा शब्द है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। उन्होंने ग्रामोद्योग के पुनरुद्धार का प्रयास किया, मतलब ग्रामीण इलाके के उद्योग को आगे बढ़ाने की बात की। उन्होंने महिलाओं को संगठित किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। अब ये 1930 के आसपास है, तो थोड़ा सा लगाओ दिमाग, कब की बात हो रही है, यही बात इसके अंदर कही गई है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही जा रही है। यहाँ पर मुद्दा ये अक्सर उठता रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं भी दाखिल हो चुकी हैं बहुत सारी कि इसको लागू किया जाए। समान नागरिक संहिता बनाने संबंध अप्रैल 1985 में पहली बार सुझाव दिया था। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां 1961 में सिविल कोड लागू हो गया। संविधान के अनुच्छेद डीपीएसपी का पार्ट है ये। डीपीएसपी का 44 इन्फोर्सेबल नहीं है, आपको पता है ये बात। राज्य मर्जी चाहे बनाए चाहे नहीं बनाए। आज जो बात चल रही है, देखो आखिर में ये यूसीसी होता क्या है, समान नागरिक संहिता होता क्या है। तो मूलतः आप सिंपल भाषा में समझो, उत्तराधिकारी से संबंध रखता है, वैवाहिक संबंध रखता है, तलाक से संबंधित है, पैतृक संबंध है, मतलब पिता के पुत्र में अधिकार से संबंधित या बंटवारे से संबंधित। वास्तव में यह विषय देखें तो धर्म से बिल्कुल भिन्न है। रिलीजन इसके अंदर है ही नहीं, लेकिन एक राजनीतिक तूल देने की बात कही जाती है। ऐसे आपको आंसर में राजनीतिक की बात नहीं करनी है, पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल नहीं करनी है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है जो वैवाहिक व्यवस्था है। चाहे उसके बाद हमने दूसरा जो कहा आपको, उत्तराधिकारी का या फिर पैतृक बंटवारा का, ये सब एक सामाजिक व्यवस्था है। दूसरी ओर आर्टिकल 25 और 26 बात करता है हर इंसान अपना आचरण रिलीजियस को स्वतंत्रतापूर्वक प्रैक्टिस कर सकता है। देखो भिन्नता है इसमें, सिविल राइट्स में और सिविल लॉ में, सिविल राइट्स और सिविल लॉ में दोनों में भिन्नता है, डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ पर? क्या है कि रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, आखिर इसको समझिए। रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब पूजा पाठ जो करते हैं क्या है। विवाह एक अगर कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो एज पर लॉ आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। आर्टिकल 23 एक तरफ कहता है, आचार विचार की बात करता है, दूसरी तरफ हमारा प्रेम्बल मतलब हमारा प्रस्तावना जो है वो भी बात करता है। ज़रा सोचो आप, प्रत्येक व्यक्ति को सोशल रिलीजियस फ्रीडम है, ये बात लिखा है। सोशल रिलीजियस मतलब सामाजिक धार्मिक स्वतंत्रता है, ये प्रेम्बल भी कहता है। तो समानता मतलब इक्वलिटी हमारे आर्टिकल 14 के अनुसार भी है, प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। जैसे दहेज है या फिर सती प्रथा है, ये भी तो अधिकार नहीं थे, मतलब यहाँ पर समस्याएं आती थी, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से ख़त्म किया गया। अब देखो, अगर यूसीसी लाया जाता है तो अनकोडिफाइड लॉ है बहुत ज़्यादा, जिसको डिस्क्राइब ही सही से नहीं किया गया है, तो डिस्क्राइब हो सकता है। एक कानून से एक रास्ता आएगी, एकात्मकता आएगी, लोग आसानी से इस बात को समझ पाएंगे, किसी भी बात को। सबसे बड़ा तर्क क्या है कि इस यूसीसी से नुकसान हो रहा है महिलाओं के उत्थान में, महिलाओं को आगे बढ़ने में। किस तरह से भैया? तो अब देखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ऐसा नहीं है कि हिंदू का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया तो हिंदी में मतलब हिंदू महिला को अधिकार मिल गया आसानी से। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया था, इससे मिला। दूसरी बात करें तो डॉटर को पिता के, फादर के प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं मिलता था, तो आपको याद होगा 2005 में अमेंडमेंट करके इसको जोड़ा गया। अभी ट्रिपल तलाक आया,
2019 में ये डाला गया। देखो, जब यूएसए या पाकिस्तान जैसा देश धर्मनिरपेक्ष की राह पर चल सकता है, या इंडोनेशिया, वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो हम क्यों नहीं भर सकते हैं? हमें सारे धर्म का संरक्षण करना चाहिए। देखो, इस बात को तो हम नहीं लिख सकते हैं, लेकिन वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज वोट का ध्रुवीकरण करती है, वो नहीं होना चाहिए। अब एक बात बताओ कि आज के समाज में क्या कोई सती प्रथा को जायज़ कहेगा, सपोर्ट करेगा? क्या कोई दहेज को सपोर्ट करेगा? तो ये प्रोग्रेसिव विचारधारा जो है, सो अगर आप लाते हो तो एक समाज को एक नया डायमेंशन मिलेगा। तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। नेक्स्ट, धर्म अपना अपनाइए। आपको जिस धर्म को प्रैक्टिस करना है, हमारा संविधान भी अधिकार देता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलता है। सावधानों का केस अक्सर हम डिस्कस किया करते हैं। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को आगे बढ़ाने में एक बल मिलेगा। महिला वर्ग जो शोषित है, जो पिछड़ी हैं, जो स्कूल नहीं जा सकती हैं, जिनका एम्पावरमेंट नहीं हो पा रहा है, उनको बराबर में लाना भी तो जरूरी है। उनके बराबरी के अधिकार को भी तो देखना होगा। जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, आर्टिकल 17 के जरिए हमने इसको धीरे धीरे कम किया। हालांकि अभी भी कहीं कहीं है, कुछ है, लेकिन बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो धीरे धीरे समाज में देखो, समाज के नियम कुछ सामाजिक लोग ही बनाते हैं। अगर सोशल लोग बनाएंगे तो उन्हीं के द्वारा एजुकेशन से उसको कम किया जा सकता है। क्या यह सही समय है कि भारत में अब समय आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए? सवाल तो यह भी है। तो आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कि अंबेडकर जी जब हमारा संविधान निर्माता संविधान सभा बना रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि प्रारंभ में वॉलंटरी के तौर पे देना चाहिए कि आप लागू करें चाहे नहीं लागू करें। हालांकि इनका कहना था कि हम तो रहे तो हम तो लागू कर दें, लेकिन डेमोक्रेसी के कुछ पिलर्स हैं, उसको समझना होगा। किस सीमा तक हम जाएं, किस प्रश्न को समाज पर छोड़ दें, किस प्रश्न को हम न्यायालय में लेके जाए, किस प्रश्न को संसद कानून बनाए। समान बनाना होगा सबको। राजनीतिक तौर पर स्वतंत्रता को देखना होगा। बाल विवाह आज भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या इसकी तरफ हम अग्रसर नहीं हो? जो मेंटल हेल्थ हो जाता है, अगर गर्ल्स का बाल विवाह हो जाता है तो हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। देखो, समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। हर व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का, हमारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को फंडामेंटल ड्यूटी देता है कि देश की रक्षा, देश की अखंडता को बचाए रखना, देश को एक रखना। अच्छा आर्टिकल था, यही सारी बातें कही गई हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।